प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है, मेरे स्मार्ट सिटी अन्ना हज़ार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी देने जा रहा हूँ। तो मैं स्मार्ट सिटी अन्ना हज़ार यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालने से पूर्व टेलीग्राम चैनल पर सूचना डालता रहूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको समय पर उपलब्ध होता रहेगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, राजस्थान के इतिहास की एक झलक हम क्रम से चलते रहेंगे। संपूर्ण कोर्स का जो भी अपना लक्ष्य है वो अचीव करते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वो एकीकरण से पूर्व। वैसे तो नाम बहुत है, पर्यायवाची शब्द है, एकीकरण है, उससे पहले का हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो मैं इस आज के टॉपिक को नाम देता हूँ, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। इस बारे में ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो सकता है, तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण कैसे हुआ। वैसे तो आप जानते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि वर्तमान राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान है, इसके नाम जो विलय पत्रों के बाद विलीनीकरण शब्द है, तो अलग अलग नाम पर्यायवाची शब्द के रूप में आप पढ़ते, सुनते, देखते आए हो। एक नाम एकीकरण का है, तो उससे पहले की घटनाओं का हम वर्णन करेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा अध्याय है, लेकिन हम उसको कई भागों में बांटते हुए इसको पूर्ण करेंगे। तो इस टॉपिक को साथ में शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हो, वर्तमान का राजस्थान विभिन्न नामों से, आंचलिक नामों से जाना जाता है। इस राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम जो वर्तमान समय में देख रहे हैं, वो बहुत कठिन अथक प्रयासों के बाद हमें मिली है। देशी रियासतों, ठिकानों, रजवाड़ों के काल के बाद जो विलय हुआ था, उसके बाद अस्तित्व में आया, वो हम बाद के चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम है एकीकरण की शुभगांठ 1939 में तत्कालीन वायसराय लिनलिंगथगो के एक आदेश से बराबर हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ज़रा इन प्रश्नों पे गौर आप करते रहिए। उसमें कब है? 1939। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिंगथगो। उन्होंने एक आदेश पारित किया, उसके बाद में इसकी शुरुआत है धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और एकीकरण के ये कार्य काफ़ी सालों तक चलते रहे। तो आज़ादी से पहले राजस्थान है कई छोटी छोटी रियासतों में और ठिकानों में विभाजित था, और इसका कोई एक संगठन ढांचा नहीं था। उसके लिए 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया और ये फैसला किया कि जिन रियासतों और ठिकानों में आमदनी 50 लाख से कम तथा आबादी है ना, वो 20 लाख से कम, एक उसने एरिया, सीमित एरिया डिसाइड किया। उन्होंने पड़ोस के बड़े राज्य क्षेत्रों को
हिला दिया जाए, ये भी विचार मंथन किया। उसके बाद में उसकी आबादी का जो भाग था, जैसे मैंने आपको बताया था 50 लाख से कम, 50 लाख से कम, ये 50 लाख से कम अब आमदनी सही आय का स्रोत उस राज्य को, हालांकि ये काम बहुत दुष्कर था उस समय के अवधि में, और जनसंख्या क्या 20 लाख से कम आबादी। ये तो इस प्रकार उन्होंने ये व्यवस्था की। फिर प्रजामंडल आंदोलन का युग शुरू हुआ, हम जानते थे। तो ये तो क्राइटेरिया था जिसके हमें आगे रियासतों के बारे में सोचना था। प्रजामंडल आंदोलन कह दो, काल कह दो, समय, प्रजामंडल आंदोलन के लिए जो प्रयास किए गए थे और उनमें एक जनजागृति थी विलयीकरण के, और बाद में सभी रियासतों के जो शासक राजा कह लीजिए वो सभी सहमत हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने एक एकीकरण के लिए कार्य को प्राथमिकता दी। फिर कब है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ स्रोत मान लो, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, वो भी हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। बाहर सरकार के रियासती विभाग ने इस ओर कार्य शुरू किया, और कम से कम आय 1 करोड़ सालाना और आबादी 10 लाख। आय क्या 1 करोड़ और आबादी आप लीजिए, ये आय होगी 1 करोड़ सीमा, और ये आबादी यानी जनसंख्या का 10 लाख, ये निश्चय किया। और इसके मुताबिक स्वतंत्र भारत में देशी जो रियासतें थी वो अलग अलग अस्तित्व रख सकती थी, भी आप चाहे तो अलग अलग अस्तित्व रख सकते हो। इस मापदंड के काल में हमारे पास ये जो मापदंड निर्धारित किया गया, हमारे पास 4 रियासतें, कौन कौन सी? 4 मानो, जैसे जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और चौथी जोधपुर। ये चारों एट दिस टाइम सही बैठती थी, तो अस्तित्व रख सकती थी, यानी हम स्वतंत्र हो जाए। फिर जनता जो थी ना, वो इस काल के लिए कुछ सोचती, और ये जो प्रजा आंदोलन था उसमें आगे बढ़ती। देशी रियासतों के कई शासकों ने तो विलय के लिए अपने सहमति दे दी थी। एकीकरण के पहले क्या हुआ, ये तो है ही, एकीकरण के पहले क्या हुआ आगे हम जानेंगे, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानेंगे। तो इनके बारे में हम आपको बताएं कि राजस्थान का निर्माण होने से पहले ये एक शब्द आया है, हम तो बार बार नाम तो लेंगे आगे पीछे भी, राजस्थान। ये शब्द पर हम गौर करें, ये शब्द पे गौर करें तो हम उनकी पूर्व की जो भी गतिविधियाँ थी राजस्थान निर्माण से आधुनिक राजस्थान निर्माण में, इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ जाता है। तो इसमें शुरुआत के दौर में हम मान ले लेते हैं मरु प्रदेश, ये भी नाम दिया गया था राजस्थान। और मरु प्रदेश के साथ अन्य नाम भी बहुत उसमें प्रचलित में थे, जैसे रामायण,
महाकाव्य में जो उनके लेखक महर्षि वाल्मीकि थे, इसके लिए उन्होंने मरुकांतर, क्या शब्द है जरा याद रखना, उसके लिए उन्होंने मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द किया राजस्थान के लिए? मरुकांतर। इसे मरुकांताई जो लिपि थी, थोड़ी सी अपभ्र शब्द हो ही जाते हैं, ये लिया। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि मरुकांतर के बाद एक शब्द जो आया वो राजस्थानिया द्वितीय के नाम से प्रचलित में आया। राजस्थान द्वितीय जो प्रचलित रूप में लिखित प्रमाण का प्रयोग इसी में मिलता है। लिखित प्रमाण का स्रोत हमें राजस्थानिया द्वितीय में मिलता है। फिर क्या है, जैसे आगे आगे चलें तो सिमल माता मंदिर है बसंतगढ़ क्षेत्र में, और वहाँ उत्कीर्ण विक्रम संवत 622 में हुआ था। तो वहाँ क्या था, चावड़ा वंश। तो चावड़ा वंश के समय वहाँ का शासक था, ध्यान से सुनना, ये वर्मलात, जो उसमें वर्णन किया गया है उसमें आपको बताता हूँ, वर्मलात थे। और उन्होंने क्या किया था कि जो ये लिखा गया था, खनन उत्कीर्ण किया गया था, इसमें 10 पता इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरुकांतर के बाद में कौन सा, जो शिमला माता मंदिर बसंतगढ़ और 682 विक्रम संवत, और चावड़ा वंश के राजा कौन थे उसमें, वर्मलाद। हेलो वंश देख लो, चावड़ा वंश, ठीक है। और जो उत्कीर्ण कब हुआ वो भी आप ध्यान में रखना, विक्रम संवत 682 में। तो प्रश्न ये आ जाए कि सतगढ़ में जो उत्कीर्ण हुआ था वो किस मंदिर के पास था, तो आपको ध्यान देना है शिमल माता मंदिर, ठीक है। ये कई बार ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ाए आ ही जाते हैं। और इसके बाद हम जो राजस्थान के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास समझना, भी राजस्थान के इतिहास का लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर आना चाहिए। और इसके लिए आप है कविराज श्यामल दास नहीं किया था, प्रथम प्रयास, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो और ये आ जाए कि किस पुस्तक में किया, यह ग्रंथ वीर विनोद, क्या नाम, वीर विनोद, वीर विनोद में इसका लिखा वर्णन किया गया। फिर क्या हुआ, 1791 के लगभग जोधपुर के राजा हुए थे, 1791 में महाराजा भीमसेन ने मराठों के विरुद्ध शूंकत कार्रवाई की और जयपुर में सवाई प्रताप सिंह को कई पत्र जो आदान प्रदान करते थे, उसमें राजस्थानी और राजस्थानियों भी एकता की इच्छा के लिए वो शब्द इस्तेमाल करते थे, वो भी है। जैसे प्रताप सिंह महाराज आपस में जो पत्रों का आदान प्रदान होता था वो राजस्थानी
शब्द के साथ हुआ था। फिर क्या हुआ, ये एक शब्द मुगल कान साहित्यकार है जो वे है, उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो राजपूत शब्द है ना, ये आपको पता ही है कि राजपूत शब्द सही आगे राजपूताना बना, तो राजपूत शब्द को बहुवचन में क्या पुकारा जाता था, राजपूता। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा से ये बहुवचन में वर्णन किया जाता था, उल्लेख किया जाता था। तो जैसे उन्होंने बाद में आगे जो राजपूत का प्रभुत्वशाली राज्य तो थे ही, और उन्होंने राजपूताना यानी राजपूताना का शब्द बन गया राजपूताना। राजपूताना इसका भी कई बारी वर्णन हमें प्रत्युत्तर में देखने को मिल जाता है, और इसका वर्णन आप देखोगे तो राजपूतों का देश, राजपूतों का देश, ये शब्द लेखन में यूज किया जाता है। राजपूताना शब्द के बारे में अखिल भारतीय देश रियासतों की जो लोक परिस्थिति थी, उस प्रांतीय सभाओं के अधिवेशन में आपको ये ध्यान देना है, प्रांतीय सभा के अधिवेशन जो 9 सितंबर 1940 अधिवेशन कब हुआ, काउंसिल का 9 सितंबर 1946, 9 सितंबर 1946 को एक अधिवेशन हुआ। और रोचक प्रश्न बन रहा है कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 117 वर्ष के बाद 117 वर्ष के बाद बिहार में राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो वैचारिक रूप से ये शब्द प्रयोग में अब प्रचलित है, और राजस्थान शब्द की ये विवेचना आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब करते हुए हमें अपने सुझाव अवश्य दें। इसी के साथ मैं ये आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ।